स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर नेहा सिंह। मार्केट में गिरावट का दौर थोड़ा थम गया है। अरसे बाद शेयर मार्केट में थोड़ी हरियाली देखने को मिली है। वो भी तब जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 2 अप्रैल से रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। ऐसे में हम आपके लिए लेकर आए हैं शेयर्स की बात अपनों के साथ का ये सुपर स्पेशल एपिसोड। स्पेशल इसलिए क्योंकि जो सारे बड़े सेक्टर्स हैं, उनकी जो सारी बड़ी कंपनियां हैं जो इस टैरिफ के चलते जिन पर असर पड़ेगा, उनके बारे में करेंगे आज हम डिटेल में बातचीत। जी हाँ, और किसी के साथ नहीं, हमारे मार्केट एक्सपर्ट डॉक्टर रवि सिंह के साथ। हुजूर, बड़ी देर कर दी आते आते आपने। डॉक्टर रवि, आज आप आए हैं अपनी मर्जी से पर जाएंगे हमारी मर्जी से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे फिर से एक बार नेहा मैम यहाँ पर जोड़ने के लिए। और बिल्कुल देखिए, ये टॉपिक जो आपने लिया है, मैं इसमें एक चीज़ जरूर ऐड कर दूं, क्योंकि दर्शक बहुत से अभी जुड़े होंगे। आपको बहुत सी गलत न्यूज़ यहाँ पर दी जा रही है, गलत अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि टैरिफ का इम्पैक्ट जो है वो बहुत अग्रेसिव होगा, बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसलिए सही जानकारी के लिए जुड़े रहिए और देखिए कि हम लोग यहाँ पर जो डिस्कशन कर रहे हैं उससे आपको पता चलेगा कि एग्जैक्ट इम्पैक्ट क्या हो सकता है और उसमें भी कैसे आप बेनिफिट उठा सकते हैं। रवि जी, अमेरिका भारत का सेकंड लार्जेस्ट ट्रेड है हमारी अमेरिका के साथ, अगर कंट्री के हिसाब से देखें। 2023-24 में भारत और अमेरिका का ट्रेड 100 अरब डॉलर के पार था। और अगर करंट ईयर की बात करें तो भी हमारा 80 बिलियन डॉलर के ऊपर बना हुआ है ट्रेड। और मैं ये देख रही थी रिसर्च की रिपोर्ट जो है, जिसमें कहा गया है सिटी रिसर्च की रिपोर्ट में कि अगर रेसिप्रोकल टैरिफ भारत पर लागू होता है तो भारत की जीडीपी को सालाना 0.5% का नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसका ऐसा असर होता हुआ आप देखते हैं क्या फ्यूचर में? बिल्कुल देखिए नेहा मैम, सबसे पहले जो आपने डिकोड किया उस पे आते हैं। ओवरऑल यूएस से अगर कंपैरिजन करें तो यूएस के पायदान पर हम आते हैं 10वें नंबर पे। भारत से कंपैरिजन करें तो एक पहले और दूसरे पायदान पे होते हैं, जिनसे कि हमारे एक्सपोर्ट ट्रेड होते हैं। अब ओवरऑल देखा जाए तो 47 बिलियन के करीब जो है वो हम उनसे परचेज करते हैं, और 87 बिलियन के आसपास हम उनको यहां से सामान भेजते हैं। अब कौन कौन से सेक्टर आते हैं उसमें? फार्मा सेक्टर है, इलेक्ट्रॉनिक है, कंज्यूमर गुड है, एफएमसीजी है, और ओवरऑल देखें तो ऑटो सेक्टर है। अब जो सबसे ज्यादा चर्चा स्टार्ट हुई वो इसलिए स्टार्ट हुई क्योंकि यहां पर टेस्ला आना चाहता है, और टेस्ला आने के लिए भारत पे उसको 100% इंपोर्ट ड्यूटी यहां पर देना है। अब वो अच्छा। वहां पर अपनी, अगर यूएस के स्टेटमेंट को देखें तो उन्होंने कहा कि जो हमारे ऊपर 100% टैरिफ लगा है उसके अगेंस्ट में हम 100% टैरिफ लगाएंगे। लेकिन हम्म। मजेदार बात यह है कि भारत जो है वो ऑटो सेक्टर में कोई भी मैन्युफैक्चरिंग गाड़ी यूएस में प्रोड्यूस ही नहीं करता है। तो 100% टैरिफ का जो वो कहते हैं रेसिप्रोकल टैरिफ, वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं से एक निगोशिएटिव पॉइंट यहां पर दिखाई देता है। दूसरा स्टेटमेंट यहां पर, यूएस के जब यहां से प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे तो ट्रंप ने कहा था कि मोदी जी बहुत अच्छे निगोशिएटर हैं। अब अगर पूरे स्टेटमेंट को देखें तो आपको यह समझ में आएगा कि ये कहने की कोशिश की जा रही है ट्रंप की तरफ से कि वो भी इस पे निगोशिएशन करेंगे। तो जो टैरिफ की वॉर है उसमें कहीं ना कहीं से निगोशिएशन के कई पॉइंट्स हैं। लेकिन जो आपने जीडीपी के नंबर्स की बात की जिसपे इंपैक्ट हो सकता है, ट्रेड इंपैक्ट हो सकता है, तो ऐसा नहीं है कि यूएस को इसका नुकसान नहीं होगा। यूएस को इसका नुकसान इन्फ्लेशन से और ज्यादा झेलना पड़ेगा। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यूएस में ऑलरेडी इन्फ्लेशन है, और अगर अभी देखें तो मैन्युफैक्चरिंग उनकी यूनिट कम है, और भारत से और बाकी अदर कंट्रीज से, यानी 9 और आगे की कंट्रीज ऐसी हैं जिनसे कि उनके ट्रेड और ट्रेड डेफिसिट उनका बहुत बड़ा है। 600 बिलियन से ज्यादा तो सिर्फ चाइना से है। तो कहीं ना कहीं से यूएस को उस सिचुएशन पर नहीं है। अपने आम आदमियों के लिए अभी जरूर यहां पर वो एक तरीके से कह सकते हैं लुब्रिकेटिव स्टेटमेंट दे रहे हैं, लेकिन ये प्रैक्टिकलिटी में जब आएगा तो काफी बड़ा इंपैक्ट होगा। अभी फिलहाल भारत के हिसाब से अगर समझें तो जो आप कंपनियों की चर्चा जो आप करने वाली हैं उनमें थोड़ा इंपैक्ट जरूर देखने को मिलेगा। जी हाँ, हम लोग सरकार की तरफ से भी देख रहे हैं कि एफर्ट्स हो रहे हैं और काफी नरमी के संकेत हमें मिल रहे हैं आने वाले वक्त में, जो इस टैरिफ को लेकर देखने को मिल सकती है।
जैसे हम अगर ट्रम्प टैरिफ के असर की बात करें तो तमाम बड़े सेक्टर्स हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट सेक्टर अगर मैं कहूँ इस चीज को लेकर है तो वो आईटी सेक्टर है। भारत का आईटी सेक्टर अमेरिका पर सबसे ज्यादा निर्भर है, और भारत की प्रमुख कंपनियां जैसे कि टीसीएस, इंफोसिस, विप्रो और एचसीएल को इस टैरिफ से काफी असर पड़ सकता है। तो एक एक करके हम इन कंपनीज की चर्चा कर लेते हैं रवि जी। आपके हिसाब से आप टीसीएस के बारे में पहले बताइए कि नियर फ्यूचर में आप क्या प्रोस्पेक्ट्स देखते हैं। बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा। और आईटी कंपनीज में अब तक मैं आपको बताऊं तो अपने हाइस से लगभग 60% तक की गिरावट हो चुकी है स्टॉक में। तो कहीं ना कहीं से लार्ज कैप के स्टॉक अब आपको मिल रहे हैं स्मॉल कैप के प्राइसेस पे। यानी कहते नहीं है जैसे कपड़ों की सेल आती है मार्च अप्रैल में, आती है दिसंबर में, आती है फेस्टिवल सीजन सेल आती है, वो सारी सेल एक साथ यहां पर शेयर मार्केट में आ चुकी है। टीसीएस की जो आप बात कर लेते, देखिए टीसीएस के नंबर्स लास्ट 2 क्वार्टर से बहुत पुअर आए और उसका सीधा सीधा इंपैक्ट यहां पर आपको स्टॉक में देखने को मिला। इस समय टीसीएस के अगर सिर्फ स्टॉक की बात की जाए तो एक बड़े करेक्शन के साथ रहा, लेकिन अब कहीं ना कहीं से म्यूचुअल फंड या फिर जो रिटेलर है उनके लिए थोड़ा सा अट्रैक्टिव हो रहा है, और इसी वजह से इसमें थोड़ी बाइंग भी आपको देखने को मिली लास्ट 2 डेज में। तो हाँ अभी जी। अगर मैं देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि टीसीएस फिलहाल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अभी अच्छा नहीं है। इन लेवल से भी लगभग 5 से 8% का करेक्शन दिख सकता है, लेकिन कंपनी के ओवरऑल परफॉर्मेंस को देखा जाए तो अगर कोई नया इन्वेस्टर है या किसी ने होल्ड कर रखा है तो वो यहां पर 10-20% पोजीशन की खरीदारी कर सकता है, और थोड़ा लंबे समय, जिसका 3 साल 5 साल का विजन है, उसे एक अच्छे रिटर्न मिलते हुए नजर आएंगे। जी, तो लॉन्ग टर्म विजन रखना चाहिए टीसीएस को लेकर 3 से 5 साल का। इंफोसिस के बारे में रवि जी बताइए। देखिए इन्फोसिस ने तो इतना डिसअपॉइंटमेंट किया है इस समय। अगर मैं इसके चार्ट को हम्म। देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद किसी कंपनी ने इतना डिसअपॉइंटमेंट नहीं दिया, क्योंकि इन्फी ओवरऑल अगर देखा जाए तो इन्फी में एक बड़ी गिरावट देखने को मिली। इस समय जो प्राइस है वो चल रहा है 1712 के पास, यानी 1712 के पास। और इसकी गिरावट हमें 2000 रुपए से कंटिन्यू देखने को मिल रही है 13 दिसंबर 2000 जनवरी से। अब कितना गिर सकता है, अभी भी यहां पे गुंजाइश थोड़ी है, और 1600 से 1550 तक के लेवल आ सकते हैं। तो अगर टीसीएस के कंपैरिजन में इन्फोसिस को देखते हैं तो थोड़ा ज्यादा वीक है, और अभी यहां पर थोड़ा रुकना चाहिए। और इस कंपनी पे यूएस के टैरिफ का थोड़ा ज्यादा इंपैक्ट हो सकता है। जी हाँ, इंफोसिस के लिए अभी और गिरावट देखनी बाकी है और शायद इस पे टैरिफ का असर थोड़ा ज्यादा हो। रवि जी, अब प्लीज थोड़ा सा विप्रो के बारे में भी बता दीजिए। देखिए विप्रो को तो देखने की जरूरत नहीं है। अगर आपका प्रोग्राम ये देख रहे हैं, पिछला प्रोग्राम देख रहे हैं, शेयर की बात अपनों के साथ में, मैंने विप्रो को 300 रुपए पे कहा है एग्जिट कर लीजिए, भला रहेगा। आप देखिए गिर रहा है, 250 रुपए तक अभी आने के संकेत हैं। और विप्रो एक वीक काउंटर है जिसे आने वाले 1-1.5 साल के लिए कभी परचेज नहीं करना चाहिए। तो मुझे लगता है आईटी हाँ, काउंटर में इस शेयर से यहां पर दूरी बनाकर रखें। यानी 1 1.5 साल तक आप कह रहे हैं थोड़ा सा दूरी रखें विप्रो से। और रवि जी, अब एक और कंपनी है आईटी सेक्टर में हम ले लेते हैं, वो है एचसीएल। तो उसके बारे में काफी लोग पूछते भी हैं, तो थोड़ा सा गाइड कर दीजिए। देखिए एचसीएल में भी अगर आप स्टॉक को अगर यहाँ पे देखेंगे तो स्टॉक ने अपना लास्ट हाई जो दिसंबर में बनाया था वो 2012 का बनाया था, और इस समय 1585 1585 के आसपास चल रहा है। और अभी भी कंटिन्यू यहां पर सारे मूविंग एवरेजेस से नीचे प्राइसेस चल रहे हैं, शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस और 200 डे डीएमए जो लोग फॉलो करते हैं उससे भी नीचे चल रहा है। और ओवरऑल अगर देखें तो स्ट्रक्चर काफी पुअर है। थोड़ा बहुत पुल बैक आएगा, लेकिन इसमें आप फंसिए नहीं। साल के हिसाब से देखें तो लगभग 1-1.5% का निगेटिव है, 3 महीने में 17%, 6 महीने में अगर देखते हैं तो करीब 11% ये स्टॉक गिर चुका है, और अभी ऊपर उठने की क्षमता इसमें नहीं दिखाई दे रही है। अट्रैक्टिव बाइंग लेवल्स क्या होंगे वो अगर देखते हैं तो 1500 से 1400 के बीच हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि तब तक अभी वेट करें, उससे पहले अभी बाय करने में समझदारी नहीं है। तो सही लेवल्स का वेट करें, उसके बाद ही परचेज करें एचसीएल में। रवि जी, हमने बात कर ली आईटी सेक्टर की। आई थिंक अब जो नेक्स्ट बड़ा सेक्टर जो हम इस टैरिफ से इम्पैक्ट होते हुए देख सकते हैं वो है फार्मास्यूटिकल सेक्टर। और भारत जो है अमेरिका को जेनरिक दवाओं का सबसे बड़ा सप्लायर है। और भारत की फार्मा कंपनियां जैसे कि सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला और ल्यूपिन अमेरिकी बाजार से अरबों डॉलर की कमाई करते हैं। तो अब इस टैरिफ के बाद और वैसे भी नियर फ्यूचर में इन कंपनीज के शेयर्स के बारे में आप कैसे देखते हैं? तो पहले हम ले लेते हैं कंपनी सन फार्मा। देखिए इस समय अगर मैं
फार्मा सेक्टर की बात करूं तो जो मार्केट की कंडीशन है, देखिए एक को रिलेशन मैं आपको यहाँ पे आपके साथ शेयर हाँ करना जी। चाहता हूँ। मार्केट में हमेशा एफएमसीजी और फार्मा सेक्टर डिफेंसिव सेक्टर माने जाते हैं। जब मार्केट बहुत गिरती है तो इन काउंटर्स में उतनी बड़ी गिरावट नहीं आती। मार्केट जब बहुत तेजी से बढ़ता है तो इन काउंटर में उतनी बढ़त भी नहीं आती, लेकिन गिरावट पे काफी रुकते हुए से नजर आते हैं। अब सन फार्मा की बात करें, देखिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर जिस हिसाब से रिजल्ट दिए, उसके हम्म। बाद जो एक ग्रोथ स्ट्रक्चर देखें कि ये स्टॉक फरवरी 2024 में करीब 1200 के आसपास था, और आज देखें तो ये करीब 1600 के पास चल रहा है। यानी ग्रोथ स्टोरी इसकी अच्छी है, और इन लेवल्स पर टैरिफ होने के आने के बावजूद भी एक स्ट्रक्चरली यहां पर ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो 3 से 5 साल के विजन के लिए मुझे लगता है इस स्टॉक को कैरी करना चाहिए। इस स्टॉक में ये पोटेंशियल है कि स्टॉक कैन अचीव द टारगेट ऑफ 1900 टू 2000 लेवल वेरी सून। वेरी सून दैट मीन्स ओके। 6 to 8 मंथ में आपको ये टारगेट अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं। तो आपको यहां पर सन फार्मा पे जरूर बुलिश रहना चाहिए। ये सन फार्मा बुलिश है आपके हिसाब से? सर डॉक्टर रेड्डीज के बारे में भी बता दीजिए। देखिए डॉक्टर रेड्डी रिसेंट डेज में अगर देखते हैं तो थोड़ा सा एक करेक्शन आया, और ये करेक्शन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो धीरे धीरे करके रुकता हुआ सा नजर आ रहा है। तो फिलहाल अगर इस समय देखें तो डॉक्टर रेड्डी से थोड़ा रुकना चाहिए। 1-2 वीक के बाद अगर 5 से 8% का थोड़ा करेक्शन दिख सकता है, उन करेक्शंस पर वापस से बाय करने की रिकमेंडेशन होगी, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। लॉन्ग टर्म स्टॉक्स जिन लोगों ने बाय कर रखा है उनको यहाँ पर रुकना चाहिए। चलिए सर, सिप्ला के लिए आपकी क्या राय है? देखिए सिप्ला, ओवरऑल अगर सिप्ला का स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये एक ऐसा स्टॉक है जो कि मार्केट में जब इतनी बड़ी गिरावट आई उसके बावजूद भी इसने कॉन्फिडेंस नहीं लूज किया, और बॉटम आउट बार बार होता रहा। कभी जी। 1480 से ऊपर गया, कभी 1400 का टेस्ट किया, वापस हाँ। से 1600 तक गया। आज के दिन इसका लेवल है 1461, और लॉन्ग टर्म के हिसाब से स्टॉक अच्छा है। एक बार वापस से अपसाइड में 1800 तक के लेवल्स अचीव हो सकते हैं। 1350 के स्टॉप लॉस से इस स्टॉक पे जरूर बने रहना चाहिए। और इनफैक्ट पूरे अगर फार्मा सेक्टर, जब अभी तक हमने जितने स्टॉक डिस्कस किए, डॉक्टर रेड्डी की बात करें या सन फार्मा की बात करें, उनके कंपैरिजन में ये स्टॉक ज्यादा स्ट्रांग दिखाई देता है। चलिए सिप्ला के लिए तो आपने बता दिया स्ट्रांग है। अब लुपिन के लिए भी बता दिए सर। देखिए लुपिन में लेवल्स वाइज अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा वोलेटिलिटी ज्यादा देखने को मिलती है, और हाँ। इस स्टॉक में थोड़ा रोलर कोस्टर राइड रहती है। जैसे कि ये एक रेंज में चलता है, इस समय भी 2018 के पास है, लेकिन इस स्टॉक में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, और लोअर लेवल पर एक बार 1800 से 1700 तक के लेवल दिखाई दे सकते हैं। तो अगर पूरी सीरीज में देखें तो इसमें थोड़ा रुकिए खरीदारी करने के लिए, फ्रेश बाय बिल्कुल मत करिए। 17 और 1800 अगर आप बाय करेंगे तो वो वैल्यू बाइंग होगी, और टारगेट रखिएगा 2200 टू 2300 का। स्टॉप लॉस की बात कर लें तो 1500 के स्टॉप लॉस से तभी बाय करिएगा। चलिए सर, अब हमारे आईटी और फार्मा सेक्टर्स हो गए। अब बात कर लेते हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर का। जैसे कि आप बता रहे थे कि टेस्ला के बारे में आपने एग्जांपल दिया कि 100% ड्यूटी के उसके ऊपर, तो मुझे वो लगता है कि वो ट्रम्प टैरिफ से ज्यादा एलॉन मस्क टैरिफ हो सकता है, हम उसको कह सकते हैं। उसको लेकर ज्यादा आई थिंक पैशनेट है। ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करें तो सर, जैसे कि टाटा मोटर्स है, महिंद्रा है, मारुति सुजुकी है, ये कंपनीज हमारे बाजार के लिए काफी महत्वपूर्ण है। और अगर शुल्क बढ़ेगा तो इन कंपनीज में जो कारें बेचने को लेकर दिक्कत आ सकती है, या प्राइस राइज हम देख सकते हैं। तो सर प्लीज टाटा मोटर्स के बारे में पहले आप बता दीजिए। देखिए वैसे भी मुझे ऐसा लगता है कि टाटा मोटर एक ऐसा स्टॉक है जिसके बारे में सब इसलिए भी जानना चाहते हैं क्योंकि ये स्टॉक 40% से 60% अपने हाई से करेक्ट हो चुका। जो लोग वैल्यू बाइंग की कर रहे थे और जिन लोगों ने बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स निकाली हुई थी, उन रिपोर्ट्स पे कहीं ना कहीं से इस स्टॉक ने पानी डाल दिया है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस स्टॉक ने जब गिरावट आई, आपको आप अपने जो हम लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं, आपको बिलीव होगा, आप पीछे के प्रोग्राम देखिए, उसमें हमने जब ये स्टॉक 1000 रुपए का था तब कहा था क्लाइंटों से कि प्लीज निकल जाइए, इस स्टॉक को मत हाँ रखिए। और आज जी। 620 रुपए पे खड़े हुए हैं, और आज भी कॉन्फिडेंस यहां पर नहीं दिखाई देता। क्यों नहीं हाँ दिखाई देता? नंबर वन, बताइए। फंडामेंटल पूरे के पूरे यहां पर आप देखें तो पुअर हैं। सेल्स पे गाड़ियों का बहुत बड़ा इंपैक्ट हुआ है। ईवी के कॉम्पिटिटर पे यहां पर टेस्ला अगर आ जाता है तो महिंद्रा जो और टाटा जो कि हाँ। ईवी की तरफ इतना बढ़ रहे थे, उनके लिए काफी यहां पर कंपटीशन क्रिएट हो सकता है। इस समय भारत
एक रिसेशन के दौर पर है और कहीं ना कहीं से स्टॉक मार्केट उसका एक इंडिकेटर दिखाई दे रहा है। उसका सीधा इंपैक्ट यहाँ पूरी ऑटो इंडस्ट्री पे आपको देखने को मिलेगा। तो वैल्यू बाइंग के हिसाब से टाटा मोटर पे अभी फिलहाल बाय नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आप फिर भी बाय करके रखे हुए हैं तो ये मान के चलिए कि 550 और 580 ये एक ऐसे लेवल है जिन पे कि वैल्यू बाइंग देखने को मिल सकती है। उससे पहले भी रैली अगर आती है तो वो फेक रैली होगी, और फेक रैली अच्छा, और ओरिजिनल रैली में बहुत बड़ा फर्क है। जो अभी 2 दिनों में ये रैली आई है, ये कहीं ना कहीं से डिसअपॉइंटमेंट दिखाता है मार्केट का। चलिए तो फेक रैली से सावधान रहें टाटा मोटर्स को लेकर। सर महिंद्रा के बारे में बता दीजिए कुछ। देखिए, महिंद्रा एंड महिंद्रा ने वैसे तो बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए, लेकिन इस समय जो अभी के लेवल्स चल रहे हैं जिसमें 2750 के लेवल्स हैं, ये लेवल अट्रैक्टिव नहीं है। 2400 के आसपास के अगर लेवल आते हैं तो उसमें इन्वेस्टमेंट की राय बनेगी। और लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन स्टॉक्स पे जो मैं लेवल्स बता रहा हूं, आप लोग इनको नोट करके कहीं अपने नोटिस बोर्ड पे, अपने घर पे कहीं डाल लीजिए, क्योंकि स्टॉक वहां पर आएगा और 1 मिनट के लिए आएगा, 1 दिन के लिए आएगा और वापस टिक नहीं पाएगा और वापस भाग जाएगा। तो आपको अग्रेसिव यहां पर स्ट्रैटेजी बनाकर रखनी है। अपनी डायरी में नोट कर लीजिए, अपने मोबाइल पे अलर्ट लगा लीजिए, इस टाइप की चीजें करके आप एंट्री को देख सकते हैं। तो फिलहाल 2400 से पहले एंट्री नहीं बनती, करंट लेवल पर अगर है तो थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। चलिए, जैसा कि रवि जी ने कहा, प्लीज आप लोग सारे जो यहाँ पर रवि जी बता रहे हैं सारे पॉइंटर्स, कौन सा आपको स्टॉप लॉस कहाँ पे बुक करना है, कहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है, वो प्लीज आप नोट कर लीजिए और उसी हिसाब से आप अपनी स्ट्रैटेजी आगे रखिएगा तो बेहतर रहेगा। सर, अब बात कर लेते हैं मारुति सुजुकी की। मारुति सुजुकी से पहले मैं आपने एक प्रोग्राम किया था जिसका नाम था क्या कंपनी है, और उस क्या कंपनी में आपने झुग्गी लाल कमलापति का करके नाम लिया था, जिससे मैंने जेके टायर्स। ये जेके टायर। आप जी आपने आज अगर उसका प्राइस देखा हो तो आज आपको इन्वेस्टर जो है ना वो हंसते हुए नजर आएंगे। हम लोगों ने रिकमेंड ये किया था, उस समय चल रहा था 270-72 ही चल रहा था। हमने कहा जी। था इसकी खरीदारी वैल्यू बाइंग करिएगा 250 से 240 रुपए पे, और आप पूरे चार्ट को देखिए तो 240 और 250 का एक बॉटम बनाने के बाद आज वापस से 272 रुपए खड़ा है। यानी स्टॉक का प्राइस हिला, गया नीचे, हमने जहां पे वैल्यू बाइंग दी वहां पर आया और वापस से आज आपको 20%, 15% की रिटर्न दे रहा है। तो अगर आप प्रोग्राम फॉलो करेंगे तो यही रिटर्न पाएंगे। स्टॉक भले उसी प्राइस पर खड़ा हो, लेकिन बीच का जो आपने 10-12% है वो गेन कर लेना है। आपने जो स्टॉक दूसरे स्टॉक की बात की, मैं सॉरी मैं उसको भूल गया। वैसे रवि सर, आपकी इन्हीं सारी टिप्स के लिए तो हम आपका इतना वेट करते हैं। कई बार आप थोड़ा ज्यादा वेट करा देते हैं, फिर भी हम आप ही का वेट करते हैं ताकि सही जानकारी पहुंचे हमारे व्यूअर्स तक। जी जी जी, आपने स्टॉक कौन सा पूछा था मुझसे मैम? सर, मारुति सुजुकी पूछा था। मारुति सुजुकी। देखिए, मारुति जो इस समय के लेवल से, इनमें थोड़ा सा अभी प्रॉफिट बुकिंग रहेगी। जून से पहले खरीदारी नहीं बनती है, तो फिलहाल अगर हम लोग के प्रोग्राम को फॉलो करिए और जून से पहले अभी खरीदारी मत करिए। लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी खरीदारी कर रहे हैं तो लेवल्स ये करंट वाले अभी सूट नहीं कर रहे। 9900 के आसपास के लेवल अगर आते हैं तो वहां पर बाय कर रिकमेंडेशन होगी। फिलहाल वेट करना ज्यादा अच्छा है। राइट, फिलहाल वेट एंड वॉच। रवि सर, हमने 3 सेक्टर्स की बात कर ली, अब चौथा सेक्टर जो है वो है टेक्सटाइल्स का। तो भारतीय टेक्सटाइल्स और गारमेंट इंडस्ट्री अमेरिका में काफी बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट करती है। तो इसमें आप कुछ बड़ी कंपनियों के बारे में अपनी राय बता दीजिए और कैसे उसमें हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आगे के लिए। नेहा जी, आपने सवाल बहुत अच्छा पूछा है और इस पे मैं जरूर बोलना चाहूंगा। देखिए क्या है, हमारे यहाँ पे जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के शेयर लिस्टेड हैं, वो ज्यादातर शेयरों में मैनिपुलेशन देखने को मिलता है। और मैनिपुलेशन का मतलब क्या है कि बहुत तेजी से स्टॉक बढ़ते हैं और बहुत तेजी से गिर जाते हैं, या तो बाइंग फ्रीज पे चलते हैं या सेलिंग फ्रीज की तरफ रहते हैं। तो हम्म। इनमें इन स्टॉक्स में सीजनल इन्वेस्टमेंट यहां पर करने में ज्यादा ठीक रहता है। अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन से टेक्सटाइल के यहां पर स्टॉक्स हैं। आपके जी। सामने रेमंड एक ऑप्शन है, हाँ। लिबास एक ऑप्शन है। आ, एक एक ओवरऑल अगर देखते हैं तो सॉरी वीटीएल एक ऑप्शन है। इन स्टॉक्स पे थोड़ा सा आपको लिक्विडिटी कम देखने को मिलती है। जैसे जीएचसीएल टेक्सटाइल करके कंपनी है हाँ जो जी, हाँ बीएससी में लिमिटेड है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप यहां पर इसको प्ले ना करें। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में अभी थोड़ा दूरी बनाकर रखें, करेक्शन होने दें। और जिस हिसाब से अभी थोड़ा स्पेकुलेटिव मूव यहां पर ज्यादा देखने को मिल रहा है, हो सकता है ये स्टॉक्स थोड़े और करेक्ट होते हुए नजर आए। इसीलिए मैं आपको जिन स्टॉक्स के नाम लिए इनसे कहूंगा कि आप इनसे दूरी बनाकर रखें।
जी रवि सर अब बात कर लेते हैं हम स्टील और एल्युमिनियम के बारे में, क्योंकि ट्रम्प ने, अगर आपको याद होगा, अपने पहले कार्यकाल में इन उत्पादों पर टैरिफ बढ़ाया था, जिससे कि निर्यातकों को काफी नुकसान हुआ था। पर अभी फिर से हम यही देखने वाले हैं कि ये बढ़ रहा है टैरिफ, और इसमें जो स्टील और मेटल इंडस्ट्री है उस पर, जो भारतीय स्टील और मेटल इंडस्ट्री, उस पर काफी असर पड़ सकता है। इसमें जो शेयर्स हैं, जैसे कि जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील और सेल जैसी कंपनियां हम इसमें इंक्लूड करना चाह रहे हैं। तो इन पर आगे वाले समय पर, जैसे कि जेएसडब्ल्यू स्टील की पहले बात कर लें, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? आ, बिल्कुल आपने ऐसे टॉपिक लिए हैं जो कि सीधा सीधा इम्पैक्ट कर रहे हैं। जेएसडब्ल्यू स्टील की यहाँ पर बात करते हैं। जी आपने सर। देखा होगा जेएसडब्ल्यू स्टील ने, जैसे टैरिफ की बात हुई, स्टॉक जो 900 रुपए चल रहा था वो 1000 रुपए तक पहुंच गया। अब स्टॉक एक अच्छे अपवर्ड ट्रेंड में है, बल्कि इनफैक्ट पूरा स्टील काउंटर में ये कहता हूं कि एक अपवर्ड ट्रेंड हाँ। पर है। तो आपको इस स्टॉक में बने रहना है, निकलना नहीं है। 1250 से पहले प्रॉफिट बुक मत करिएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन वैल्यू बाइंग के लिए जो आपने बोला, उसमें मुझे दो स्टॉक अच्छे लगते हैं, अगर आप कहती तो मैं नाम लेता हूं। बिल्कुल सर, बताइए। देखिए, वैसे तो आपने इस पे वैल्यू बाइंग के हिसाब से, चूंकि हाँ जी। जिंदल जेएसडब्ल्यू स्टील यहां पर आगे निकल चुका है, लेकिन सेल पहला, दूसरा है वीडीएल, वीईडीएल। वीडीएल वेदांता की मैं इसलिए नाम ले रहा हूं क्योंकि ये स्टॉक कुछ ना करे, बहुत मस्ती से आराम से डिविडेंड बहुत मस्त देता है। तो अगर आप स्टॉक ना चले तो डिविडेंड का मजा ले सकते हैं। और सेल 111 के लेवल पर काफी अट्रैक्टिव है, तो इन लेवल्स पर सेल को लिया जा सकता है। और लॉन्ग टर्म के हिसाब से एक और स्टॉक जिसे आप कवर भी कर रही थी, वो है नेशनल एल्युमिनियम, जो कि इस जी। समय 192 के पास चल रहा है, 220 जाने की क्षमता रखता है। तो मुझे लगता है इन स्टॉक्स में बिल्कुल कटौती मत करिए। एक स्टॉक अच्छा। मैं इसलिए भी कवर कर ले रहा हूं क्योंकि इस पे लोग ज्यादा ध्यान रखते हैं, वो है टाटा स्टील। थोड़ा ज्यादा जी चल जी। चुका, और टाटा स्टील एक्चुअली में 125 पे वैल्यू बाइंग है, 155 पे प्रॉफिट बुकिंग दिख सकती है। तो इस पे थोड़ा रुकिएगा, बाकी जो स्टॉक्स बताए उन पे बने रहिए, शांति से बैठे रहिए और मोटा प्रॉफिट उठाइए। चलिए सर, थैंक यू। आपके सारे ये जो 5 सेक्टर्स हैं वो तो हमने कवर कर लिया। अब लेकिन आप थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, जिस पर आई थिंक अब लोगों को अपनी स्ट्रैटेजी और आगे कैसे इन सेक्टर्स में बढ़ना है, किससे बचना है और कैसे संभल के आगे जाना है, ये सारा उन्होंने अब थोड़ा सा एक अपना रोड मैप रेडी कर लिया होगा। अब चलते हैं आगे, थोड़ा सा बात कर लेते हैं रेलवेज की। सर, जैसे भारत सरकार ने रेल मंत्रालय के तहत काम करने वाली जो 2 सरकारी कंपनियां हैं, आईआरसीटीसी और आईआरएफसी, के स्टेटस को अपडेट करके नवरत्न कंपनियों का दर्जा दे दिया है। अब इन कंपनियों के शेयर में आपको कौन से मौके नजर आ रहे हैं? आपने काफी इस बार स्टडी करवा ली है रिसर्च टीम से, और मुझे लग रहा है कि आपने पूरे दर्शकों की मन अरे की थैंक बात यू सो मच सर। मन की बात पूरी निकलवा रही हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये जो स्टेटस मिला है उसका क्या फायदा है, पहले ये समझें। जी। इसका भारत, जब अगर ऐसे कोई कंपनी को स्टेटस मिलता है तो उसको दो तीन चीजों की समस्या सॉल्व हो जाती है। पहला फंडिंग की, दूसरा अप्रूवल की, और तीसरा कोई भी बिजनेस पे एक जो अग्रेसिवनेस होती है, वो ये कंपनियां वापस से करती हुई नजर आ सकती हैं। और वैसे भी रेलवे काउंटर यहाँ पर 30% से ज्यादा की गिरावट के साथ यहाँ पर ट्रेड हो रहे हैं, तो वैल्यू बाइंग के हिसाब से मुझे काफी अट्रैक्टिव लगते हैं। और जिनमें आपने दो कंपनियों का नाम लिया, ये तो है ही हैं, लेकिन मैं एक जी दो जी। कंपनियां और ऐड कर देता हूं, जिसमें बिल्कुल। टेक्स रेल, रेल टेल और राइट्स, ये अच्छा। कंपनियों को भी आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें। और चूंकि आप पांच का पंचम बना रही हैं, और साथ ही ये कहें कि 5 पांडवों को तैयार कर रही हैं 100 कौरवों से लड़ने के लिए, तो उसमें ये ग्रुप से भी 5 स्टॉक्स आप ले सकते हैं। चलिए सर, थैंक यू। मैंने तो 2 पे राय मांगी थी, आपने 5 दे दिए। अब बात कर लेते हैं मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज की। उसके बारे में ब्रोकरेज फर्म ने कहा है कि बाय करना चाहिए। काफी ब्रोकरेज फर्म्स जो है वो ये सलाह दे रही है, हमने काफी जगह देखा कि आप रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर्स को बाय कर लीजिए। आपके हिसाब से ये सलाह ठीक है या नहीं? देखिए, जब क्या होता है कि मैं हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि जब स्टॉक बहुत गिरता है तो फिर कंपनियां थोड़ी मेहनत करती हैं, और कंपनियां मेहनत इस बात पे करती हैं कि अब पॉजिटिव आउटलुक बनवाया जाए, रिपोर्ट बनवाई जाए, सारे चैनल से बुलवाया जाए, और कहीं ना कहीं से रिटेलर को भी थोड़ा सपोर्ट दिया जाए। अच्छी स्ट्रैटेजी है, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन आप ट्रैप मत होइए, रुकिए, सोचिए कि ये स्टॉक क्यों गिरता जा रहा है, और अगर गिर रहा है तो थोड़ा सा रुक जाते हैं। अगर मोटा भाई प्रॉफिट देंगे तो वैल्यू बाइंग कब होगी, जब 1150 और 1050 के पास होगा। आज आपने बहुत अच्छी रैली देख ली,
इस बहाव में बह मत जाइएगा, नहीं तो जब गिरेंगे तो चोट बड़ी लगेगी। और इस समय स्टॉक स्ट्रक्चर डाउन है, कोई भी पुल बैक स्टॉक आपको धोखा दे सकता है। तो सोच समझ कर ही निवेश यहां पर आपको करना है। ये सोच समझ वाली वो वाली थ्योरी नहीं है। इसका मतलब है हम्म। डॉक्टर रवि सिंह और नेहा, डॉक्टर नेहा मैम जो लेवल्स बता रही हैं उनका ध्यान रखोगे तो बचोगे, नहीं तो पिटोगे। चलिए, लेवल्स का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, बस बातों में नहीं आना है। सर अब काफी शेयर्स की हमने बात कर ली, बहुत हमने कवर भी कर लिया। कुछ हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके कमेंट्स भी ले लेते हैं, ताकि और शेयर्स के बारे में उनको जानकारी हो जाएगी। सर हमारी एक व्यूअर है जागृति, वो कह रही है सर पावर ग्रिड 306 में उन्होंने लिया है, 1700 शेयर्स हैं उनके पास। तो वो बता रही हैं कि अभी बहुत लॉस में है वो, तो उनको क्या करना चाहिए? होल्ड करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए? अगर उन्होंने आपकी इस क्वेश्चन को भेजा है तो उसी प्रोग्राम में मैंने 250 रुपए पे कहा था आप लोग बाय करके रख लो, एवरेज कर लो। और आपने देखा होगा कि 2 दिनों में पावर ग्रिड ने तो वो लेवल्स दिखा दिए जो लेवल्स उसे दिखाने में हफ्तों लगने चाहिए थे, यानी 270 रुपए के पास पहुंच गया। तो अगर अभी भी एवरेज नहीं किया है तो एवरेज करने की तैयारी करिए। एवरेज इसलिए करने को मैं कह रहा हूं क्योंकि अगर आपने देखिए 250 रुपए पे लिया होता, आपने 300 पे लिया है, तो आपका एवरेज प्राइस आ जाता 275 रुपए। वो कल परसों में आ जाएगा, हाँ। को निकलने का भी मौका मिल जाता और आपका लॉस रिकवर कर जाता। इसलिए वैसे पावर ग्रिड में बने रहिए, घबराने की जरूरत नहीं है। 340 तक के लेवल्स आएंगे, बट थोड़ा थोड़ा ऐड करते रहिए, ज्यादा फायदा है। चलिए जागृति जी, तो आपको थोड़ा थोड़ा ऐड करते रहिए, अच्छा रहेगा, और घबराने की जरूरत नहीं है आपको। सर आशीष पटेल हैं, वो HSCL के शेयर्स हैं उनके पास 520 के रेट पर। एक्साइड इंडस्ट्रीज के हैं 399 के रेट पर। तो वो भी यही पूछ रहे हैं कि एवरेज करें या नहीं करें, या अभी वेट करें? देखिए मेरे हिसाब से अगर आप HSCL की बात करते हैं तो मुझे ये स्टॉक तो फिलहाल नहीं अच्छा लगता। मेरी राय होगी कि इस स्टॉक से निकल कर आप कोई दूसरा स्टॉक लीजिए। कौन सा आपको लेना है? केमिकली में अगर आपको जाना है तो आप फैक्ट की तरफ जाइए या फिर NFL की तरफ जाइए। इन लेवल्स पर एवरेज नहीं बनता। कहां बनता है वही बता देता हूं, चॉइस आपकी है। 380 से हम्म। पहले एवरेज बनता नहीं है, उन लेवल्स पर आता है तो बाय करिएगा। एक्साइड इंडस्ट्री की बात कर लें तो बिल्कुल इसमें थोड़ा सा बने रहिए और थोड़ा एवरेज कर लीजिए। लेकिन जितनी पोजीशन, अगर 100 शेयर आपके पास है तो सिर्फ 20 शेयर ही खरीदिएगा एक्स्ट्रा, उससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं। जी सर। सर हमारे एक और व्यूअर हैं करीम मोहम्मद, उन्होंने पूछा है कि NBCC के उनके पास 1000 शेयर हैं 111 के प्राइस पर, और श्री दिग्विजय सीमेंट के हैं 300 शेयर और 100 के प्राइस पर। तो वो उसी पर पूछना चाह रहे हैं कि सर आगे की उनकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए इन शेयर्स में? देखिए NBCC इस समय 80 रुपए के पास चल रहा है। अगर आपको पीछे प्रोग्राम से, मैं क्यों बार बार प्रोग्राम कह रहा हूं क्योंकि हर प्रोग्राम एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, कड़ी है। बिल्कुल सर, और बिल्कुल। इसलिए आप अगर अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहते हो तो हर प्रोग्राम को जरूर देखें। और अगर आपने देखा है तो जाके वापस फिर से देखिए, जिससे कि वही मैं आंसर कंटिन्यू कर रहा हूं और उन्हीं आंसर्स के आगे मैं यहां पर स्ट्रैटेजी बता रहा हूं। 75 रुपए याद है आपको? मैंने कहा था बाय करने का लेवल है। आज बिल्कुल। 80 रुपए है, ये भी बाय करने का लेवल है। मत डरिए NBCC से इस समय। और इसके साथ एक और स्टॉक दिया था NMDC, और वो आज टारगेट पे आ गया, इसलिए मैं आपको यहां पर याद दिला रहा हूं। लेकिन फिलहाल अभी इसको आप होल्ड करिए, पोजीशन में डरने की जरूरत नहीं। जहां तक दिग्विजय सीमेंट की बात कर लें, की जगह इसी को खरीद लीजिए, मत ज्यादा परेशान होइए। चलिए, सही है। सर गरिमा देवी पूछ रही है वारी एनर्जी स्टॉक्स कितने पर बैलेंस करें? आ, फिलहाल तो अभी वारी एनर्जी पे 1-2 हफ्ते और रुकना पड़ेगा। स्टॉक अभी स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, बाय के लिए बिल्कुल नहीं। सर परिमल कुंदू है, वो महिंद्रा और महिंद्रा के बारे में पूछ रहे हैं। वैसे परिमल जी, आप हमारा अभी ये जो प्रोग्राम है थोड़ा सा रिवाइंड करके देख लीजिए, इस पर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, आपको अपना जवाब मिल जाएगा। सर रूपा रंजन है, वो टाटा मोटर्स के बारे में पूछ रही हैं। वेल ये भी रूपा जी हम बात कर चुके हैं हमारे इसी प्रोग्राम में, आपको आपके जवाब मिल जाएंगे। थोड़ा सा आप हमारा प्रोग्राम रिवाइंड करके देख लीजिए। सर अब आते हैं दलजीत सिंह पर, जो कि जबलपुर MP से हैं। वो कह रहे हैं उन्होंने शक्ति पंप के शेयर्स खरीदे हैं 955 के प्राइस पर, और 100 शेयर्स हैं उनके पास। कह रहे हैं सर व्हाट टू डू? देखिए इस समय शक्ति पंप को अगर मैं देख रहा हूं तो वो 874 के पास चल रहा है, 874 के पास। और फिलहाल ठीक है, 900 वापस लेवल आ जाएगा, रखे रहिए। 1050 के आसपास आता है तो प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। जी सर।
सर एक और व्यूअर है हमारे, विकी जजोरिया, कह रहे हैं हेलो रवि सर एंड नेहा मैम, आई एम योर फॉलोअर फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम। सर आई हैव हीरो मोटोकॉर्प के 80 शेयर्स हैं मेरे पास, प्राइस है 5880, और मेरे पास 1 ईयर होल्डिंग का व्यू है। तो प्लीज मुझे गाइड कीजिए स्टॉक के बारे में। अभी फिलहाल वेट करने की जरूरत है, और 1 ईयर का है तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके लेवल्स पे सही टाइम पे मैं थोड़ा एवरेज करने का भी राय दूंगा, लेकिन अभी फिलहाल होल्ड करके रखिए और कनेक्ट बनाकर रखिए, जिससे कि सही टाइम पे वापस से एक बार एंट्री करेंगे। फिलहाल अभी के हिसाब से स्टॉक को होल्ड करना है। चलिए विकी जी, आप हमारा प्रोग्राम देखते रहिएगा, आपको नियर फ्यूचर में पता चल जाएगा कब आपको एवरेज करना है। फिलहाल आप होल्ड कीजिए। सर अडानी ग्रीन के बारे में पूछ रहे हैं राजेश कुमार यादव जी, और उनके पास 1000 शेयर्स हैं इसके, और नेक्स्ट 6 मंथ्स में वो पूछ रहे हैं इसके बारे में क्या करना है, होल्ड करना है या फिर क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए उनकी। देखिए, एक अदानी ग्रुप के सारे शेयरों को मैं रोलर कोस्टर राइड इसीलिए कहता हूँ, बहुत तेजी से ऊपर नीचे करते हैं, और आपने पिछले 2-3 दिनों में देखा होगा तो सिर्फ अदानी 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 के ही भजन चल रहे हैं, और स्टॉक्स भी उसी हिसाब से चल रहे हैं। लेकिन अगर नहीं चल रहा तो ये कौन सा नहीं चल रहा? दो नहीं चल रहे, AWL और दूसरा है अदानी ग्रीन। ग्रीन। इन्हीं दोनों शेयरों पे फिलहाल आपके हिसाब से मैं बोलूँ तो बॉटम आउट है। थोड़ा वेट और कर लीजिए, देखते हैं शायद थोड़ा पुल बैक इनमें भी आना शुरू हो जाए। फिलहाल के लिए इंतजार कर लीजिए। चलिए पुल बैक का वेट कर सकते हैं, और हो सकता है आ जाए। रवि सर, आज के प्रोग्राम में आपने हमारे इतने सारे सेक्टर्स कवर कर दिए, इतने सारे शेयर्स कवर कवर कर दिए, इतने सारे स्टॉक्स कवर कर दिए, और आपने सबसे अच्छी बात हमारे व्यूअर्स को ये बताया कि इस टैरिफ, रेसिप्रोकल टैरिफ जो लगा है, जिसको लेकर काफी लोगों के मन में आशंकाएं हैं कि आगे क्या होने वाला है, उस पर आपने काफी क्लैरिटी दी है। थैंक यू सो मच कि आप आज हमारे शो का हिस्सा बने और आपने हमें इतना टाइम दिया। धन्यवाद मैम।